नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं UPSSC PET का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज के सेशन में हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम लोग मूल अधिकारों को पढ़ेंगे और मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे। बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त ये सेशन होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें आज आप लोग नई सीखोगे। और अगर आप लोग को अभी तक भारतीय संविधान नहीं समझ में आया है, कभी मूल अधिकार या मौलिक कर्तव्य नहीं समझ में आया है, तो आज आप लोगों को समझ में आएगा। कंप्लीटली UPSSC PET के सिलेबस पे ये कंटेंट तैयार किया गया है, बहुत ही आसान भाषा में तैयार किया गया है। इससे इजी लैंग्वेज में आप लोगों को कभी नहीं मिला होगा, कभी नहीं देखा होगा और ना ही आप लोग देखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाएगा चीजों को। बट शुरुआत करने से पहले अगर आप नए हैं तो मैं आप लोग बता दूं कि हम लोग UPSSC PET का मास्टर बैच लेकर के चल रहे हैं। ये पूरा बैच 30 दिनों का होगा। 30 दिनों में डेली हम लोग 2 क्लासेस लेते हैं। एक क्लासेस दोपहर को 2 बजे होती है, दूसरी क्लासेस शाम को 8 बजे हुआ करती है। लेकिन आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये क्लासेस 1 घंटे लेट हो गई है। आज ये क्लासेस 3 बजे हो रही है, लेकिन डेली ये क्लासेस 2 बजे ही ली जाएगी। तो डेली से 2 बजे आप लोग हमारे चैनल पर आ जाना और शाम को 8 बजे हमारे चैनल पर आ जाना। दोनों ही क्लासेस को लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सीरियस होकर के UPSSC PET की परीक्षा को देना चाहते हैं। आप डेली की दोनों क्लासेस को दिन भर में 2 से 3 बार 4 बार देखिए। 30 दिन होते तक में दोस्तों, जो 20 अगस्त को आपका पेपर होना है, 20 अगस्त होने के पहले पहले आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपको खुद के अंदर चेंज महसूस होगा कि आप अब बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं और आप UPSSC PET के एग्जाम में जब भी बैठेंगे आप 100 में से 90 या उससे ज्यादा अंक बड़े ही आराम से लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पर शुरुआत करने से पहले कहूंगा, वीडियो बहुत ही इजी तरीके से बनाया गया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कंटेंट आप लोगों को तैयार किया गया है। इसलिए कंटेंट पूरा देखना है, सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। और लगे आप लोगों को ये कंटेंट बेहतरीन था, आप लोगों को समझ में आया है, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग मूल अधिकारों से। तो दोस्तों, भारत का संविधान भारत के नागरिकों को विस्तृत मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है ना। और दोस्तों, संविधान के भाग 3 में इस मौलिक अधिकार का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और ये जो मौलिक अधिकार है, ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इन अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है और इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको डबल स्टार बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। क्वेश्चन इसमें जरूर पूछे जाते हैं, कई बार पूछा भी गया है दोस्तों, कि मूल अधिकारों को, किसको, मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत के मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और दोस्तों, यह मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। कहां से लिया गया? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यह भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इन दोनों ही पॉइंट्स को ध्यान से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं और यह मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जी हां दोस्तों, मौलिक संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे जो मूल संविधान है, ठीक है ना। लेकिन संविधान के 44वें संशोधन में, जो कि 1978 में हुआ था, तो 44वें संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 व 19 को हटा करके संविधान के अनुच्छेदों 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार से अब केवल 6 मौलिक अधिकार ही रह गए हैं। पहले मूल संविधान में कितने हैं? मूल संविधान में 7 है, लेकिन अब वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 हैं। और वो 6 कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और छठवां है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिनमें से ये जो समानता का अधिकार है दोस्तों, ये संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। और स्वतंत्रता का अधिकार आपके संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है। और शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार आपके अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। चलिए अब सभी अधिकारों को 1 बाय 1 करके डिटेल से हम लोग सभी चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे समानता के अधिकार से। कहां से? समानता के अधिकार से शुरू करेंगे, जिसका उल्लेख अनुच्छेद
14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 18 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है ना, ये पांचों याद रखिएगा। 14, 15, 16, 17, 18 में क्या दिया है? समानता का अधिकार दिया गया है। तो चलिए सभी अनुच्छेदों को वन बाय वन करके डिटेल से जानेंगे। तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, पहले वो जानते हैं। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून बनेगा, सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून बनेगा और उन पद पर वैसा ही कानून लागू भी होगा। ठीक है, यह है अनुच्छेद 14। अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 कहता है दोस्तों कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव पर प्रतिबंध किया गया है। यानी कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के मध्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्मजात के आधार पर अपने नागरिकों से कोई भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है ना, भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 15 के अनुसार। फिर हमारा अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि लिंग नियोजन के संबंध में अवसर की समानता की बात करता है। क्या अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लिंग नियोजन के संबंध अवसर की समता की बात करता है। यानी कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन आने वाले किसी भी पद पर नियोजन के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है और अपवाद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहले समझिएगा कि जो है संविधान जो है इस अनुच्छेद 16 में कहीं भी रिजर्वेशन की बात नहीं की जाती है, आरक्षण की बात नहीं की जाती है, लेकिन यहां पे अपवाद है। अपवाद यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहां पे आरंभ में थोड़ा सा रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है ना, लेकिन जो मूल संविधान है उसके अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन आने वाले जो भी पद हैं, किसी भी पद पर कोई भी नियोजन करना है या नियुक्ति करनी है, इसके संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे, किसी को कम या ज्यादा नहीं किया जाएगा या फिर किसी को विशेष रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन बाद में इसमें कुछ अपवाद के आधार पर इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में को कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। और दोस्तों रिजर्वेशन भी कुछ शर्तों पे ही दिया गया है, लेकिन उतना डिटेल में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इस शर्तों में तो यह भी कहा गया है कि जिस दिन देश का प्रथम नागरिक किसी शेड्यूल कास्ट से अगर बनेगा तो फिर यह रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि वर्तमान में रामनाथ कोविंद जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, तो इसके पीछे कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लेकिन इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना है, सिर्फ आप लोगों को इतना ही याद रखना है क्योंकि पीईटी के सिलेबस में बहुत ही डिटेल में नहीं पूछेगा, सिर्फ इससे इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं पूछेगा। चलिए अनुच्छेद 17 को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 17 हमारा क्या कहता है? तो अनुच्छेद जो 17 है या अस्पृश्यता का अंत करने की बात करता है। मतलब ये कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। ठीक है ना, और अस्पृश्यता का मतलब होता है पार्शियलिटी। ठीक है ना, पार्शियलिटी का अंत यहां पे करने की बात कर रहा है अनुच्छेद 17। ठीक है ना, अब अनुच्छेद 18 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों की समाप्ति की बात करता है। किसकी? उपाधियों की समाप्ति की बात करता है। मतलब ये इस अनुच्छेद के तहत सेना व शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है ना, याद रखिएगा, सेना व शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है ना, और इसमें एक बात और कही गई कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है ना, मतलब भारत का कोई भी अगर नागरिक है और वो दूसरे देश की उपाधि अगर कुछ स्वीकार करना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेना होगा। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, ना ही उस उपाधि का उपयोग कर सकता है। तो ये कहता है हमारा अनुच्छेद 18। ठीक है ना, अब दूसरा हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना, दूसरा हमारा मौलिक अधिकार में आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 करता है। ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम का उल्लेख कहां होता है? आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 22 में इसका उल्लेख मिलता है। चलिए सभी आर्टिकल्स को वन बाय वन करके डिटेल समझते हैं। तो आर्टिकल 19 क्या कह रहा है? आर्टिकल 19 कह रहा है कि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था मूल संविधान में। ठीक है ना, लेकिन अब सिर्फ 6 ही है।
ठीक है ना। जब संविधान, जो मूल संविधान है उसमें 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में 6 है कि ये सिर्फ, ठीक है ना, जो कि संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19F में संपत्ति के अधिकार थे और जिसको अब हटा दिया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। और ये जो स्वतंत्रता संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, इसमें कुल 6 तरह की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णन किया गया है। क्या क्या है वो 6 स्वतंत्रता का? पहला आता है अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। किसकी? राइट टू एक्सप्रेशन का दिया गया है, ठीक है ना, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता दिया गया है। फिर अनुच्छेद 19B कहता है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित व सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है ना। अनुच्छेद 19C कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको। और अनुच्छेद 19D कहता है कि देश के किसी भी कोने में आने जाने की स्वतंत्रता आपके पास है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 19E कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता है आपके पास। और अनुच्छेद 19G कहता है कि कोई भी व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता है आपके पास। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उनके लिए जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अनुच्छेद 20 दोस्तों, अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात की जाती है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की जाती है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। और दोस्तों, अपराध करते समय जो कानून लागू है उसी के हिसाब से ही उस अपराधी को सजा दी जाएगी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आज कोई अपराध है, उस अपराध के लिए मान लीजिए अभी 7 साल की जेल का प्रावधान है, ठीक है ना, और बाद में संविधान संशोधन हो जाए 4 साल के बाद, और 4 साल के बाद संशोधन में यह कह दिया जाए कि अब इस गुनाह के लिए जो सजा है वो 7 साल की नहीं बल्कि लाइफ टाइम की हो जाएगी, उम्र कैद की सजा हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जुर्म आज किया है तो जब आपको सजा मिलेगी, चाहे 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो जब भी सजा मिलेगी आपको उस जो सजा के समय जो नियम था, जो कानून था, उसके हिसाब से ही मिलेगी, ना कि जब आपको सजा मिल रही है उसके हिसाब से, ठीक है ना। मान लीजिए 4 साल बाद आपको सजा मिल रही है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको उम्र कैद कर दी जाएगी, नहीं। जो वर्तमान में जब आप वो जुर्म किए थे उस जुर्म के समय में जो सजा का प्रावधान था वही सजा आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपके अब अनुच्छेद 20 में है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 20 का तीसरा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। किसकी? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 21। और इस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को सिर्फ विधिक प्रक्रिया के द्वारा ही, इसके अतिरिक्त उसके जीवन की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब कि केवल विधिक प्रक्रिया के द्वारा ही उसके जीवन की स्वतंत्रता को समाप्त किया जाएगा, अन्य किसी भी प्रकार से उसके जीवन की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? व्यक्ति शब्द का। और यह व्यक्ति शब्द का मतलब है कि इसका संरक्षण भारत के नागरिक और विदेशी सभी को प्राप्त है, याद रखना, ठीक है ना, अनुच्छेद 21 में। उसके बाद अनुच्छेद 21 का हमारा कहता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है, जो कि 21 का में जोड़ा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है ना, कि अनुच्छेद 21 का में क्या जोड़ा गया है। तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, ठीक है ना, याद रखना, मौलिक अधिकारों के में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, ठीक है ना। जो बच्चे जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट वगैरह दे रहे हैं या सुपर टेट देने वाले हैं, उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और कई बार पूछा भी जाएगा कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया है। तो दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया है, ठीक है ना। और दोस्तों, इस अधिकार के अनुसार, यानी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़े जाने के बाद, इस अधिकार के अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालिकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध है,
ठीक है ना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि आपातकाल के दौरान, किसी भी प्रकार के आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 को और अनुच्छेद 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना, किसी भी आपातकाल में अनुच्छेद 20 को और अनुच्छेद 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व विरोध के संरक्षण की बात करता है। ठीक है ना, किसकी बात करता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व विरोध के संरक्षण में अनुच्छेद 22 आपका बात करता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को गलत ढंग से हिरासत में लिया गया, गलत तरीके से उसको अरेस्ट किया गया है, तो उसके पास 3 प्रकार के स्वतंत्रता, 3 प्रकार के आज़ादी उसके पास मौजूद है। 3 प्रकार की आज़ादी कौन कौन सी है? पहला कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो पुलिस से पूछ सकता है कि भाई उसको गिरफ्तार किस वजह से किया गया है, वो कारण जान सकता है। दूसरा अधिकार है कि उसे जिसे हिरासत में लिया गया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और तीसरा है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी प्राप्त है। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि पुलिस वाले जब मर्जी हो तब आप लोगों को टांग ले जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर वो आप लोगों को हिरासत में लिए हैं तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप ये जान सकते हैं कि पुलिस वालों ने आपको किस जुर्म में या किस गुनाह के बेसिस पे या किस के आधार पे आप लोगों को आपको हिरासत में लिया गया है। ठीक है ना, और अगर लिया है हिरासत में तो 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा आपको। ठीक है ना, और तीसरा कि आप अपने मनपसंद वकील से सलाह भी ले सकते हैं, यह आपका अधिकार है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे पुलिस 24 घंटे से और देर में कर सकती है, लेकिन वो आपके पीटी का मामला नहीं है, वो आपके आईपीसी और सीआरपीसी के मामले में आते हैं, जो कि यूपीएसआई के जो बच्चे हैं ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना है। ठीक है ना, जितना काम का है मैं उतना चीज आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि इससे बाहर आपके पीटी में और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी डीप में ले जा रहा हूं। चलिए अब हमारा तीसरा अधिकार है, तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। ठीक है ना, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार व बालाश्रम का प्रतिबंध है। ठीक है ना, यानी कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से बेगारी या फिर बालाश्रम या व्यक्ति की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध किया गया है। ठीक है ना, और अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिबंध है। यानी कि इस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने में या किसी खतरनाक काम में जहां पे उसके जान माल को या उसके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, ठीक है ना, या फिर किसी भी प्रतिबंधित जगह पर काम देना निषेध है। ठीक है ना, काम देना निषेध है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को किसी कारखाने में किसी खतरनाक जगह पे जहां पे उसके जान या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है या फिर जहां जो भी प्रतिबंधित जगह है वहां पे काम देना दंडनीय है ना, और ये निषेध भी है। और ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आया करता है। चलिए अब हमारा चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 27 में और आर्टिकल 28 में वर्णित है। चलिए सभी अनुच्छेदों को जानते हैं। जो अनुच्छेद 25 है वो अंतःकरण और कर्म को अबाध रूप से मानने व आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या करता है अनुच्छेद 25? अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने व आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करने के लिए या प्रचार करने के लिए वो स्वतंत्र है। ठीक है ना, और अनुच्छेद 26वां हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 26वां धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसकी? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों से संबंधित संस्थाओं की स्थापना व संस्थाओं का पोषण करना या फिर उन संस्था में प्रशासन करने का अधिकार देता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 27 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए विवश नहीं कर सकती, ऐसे टैक्स को देने के लिए विवश नहीं कर सकती जिसकी आप धार्मिक उन्नति संबंधी कार्य के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है।
ठीक है ना। मतलब अगर आप कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है जिससे धार्मिक उन्नति होती है तो उस कार्य में सरकार आप लोगों को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, ठीक है ना। ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। और अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य विधि से पूर्ण रूप से संचालित किसी शिक्षण संस्थान या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कि जो राज्य के विधि से पूर्ण रूप से संचालित कोई भी शिक्षण संस्थान है, कोई भी शिक्षण संस्था है, उस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, याद रखना। यह अनुच्छेद 28 में बोला गया है, ठीक है ना। फिर हमारा पांचवा आता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है। हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है धार्मिक और संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 दोस्तों कहता है कि अल्पसंख्यकों के हित में संवहन हेतु, यानी कि अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 बात करता है। इस अनुच्छेद के तहत दोस्तों कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि व अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, ठीक है ना। कौन है अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है ना। और वर्तमान में दोस्तों संविधान में केवल 6 समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है। वो 6 समुदाय कौन कौन से हैं? तो वो 6 समुदाय हैं आपके मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध व जैन धर्म। कौन कौन से? मुस्लिम धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को दोस्तों अल्पसंख्यक भारतीय संविधान में माना गया है, ठीक है। अब अनुच्छेद 30 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है। क्या है समझिएगा फिर से, अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान किया करता है। यानी कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान चलाने की अनुमति है, अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान चलाने की आज़ादी है, उनको अधिकार मिला है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव भी नहीं करेगी। फिर से समझा रहा हूं, अनुच्छेद 30 के तहत दोस्तों किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान चलाने की पूरी रूप से आज़ादी है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेगी। फिर हमारा 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। दोस्तों ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस अधिकार को संविधान की आत्मा माना गया है। क्या माना गया? संविधान की आत्मा माना गया है, याद रखना। और यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वो अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और उन्हें लागू करने की मांग भी कर सकता है, ठीक है ना। ये याद रखना, ये आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आया करता है, जो कि आपके मौलिक अधिकार 6वें में दिया गया है, ठीक है ना। यह अधिकार क्या करता है? सभी नागरिकों को यह छूट देता है कि वो अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और उन्हें लागू करने की मांग भी कर सकता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के लेख जारी कर सकता है, ठीक है ना, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत आया करता है। और अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात होती है, परम आदेश की बात होती है, प्रतिषेध की बात हुआ करती है, उत्प्रेषण की बात होती है और अधिकार प्रच्छा लेख की बात हुआ करती है। दोस्तों अभी पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। तो अब और आज आप लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा है। तो अब आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन आया होगा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। तो चलिए मैं आप लोगों को मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर आप लोगों को समझा देता हूं। एक तरफ यहां पे देख रहे हैं नीति निर्देशक तत्व दिया गया है और दूसरी तरफ मौलिक अधिकार दिया गया है। दोस्तों ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो मूल अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो नीति निर्देशक तत्व है यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में है और मूल अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 में है, ठीक है ना। और दोस्तों नीति निर्देशक तत्व इसे न्यायालय के माध्यम से लागू कभी भी नहीं कराया जा सकता है। किसको? नीति निर्देशक तत्वों को। लेकिन मौलिक अधिकारों को न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है,
ठीक है ना। और दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के पीछे राजनीतिक मान्यता होती है, ठीक है ना, लेकिन मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता हुआ करती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और नीति निर्देशक तत्व ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाया करती है, ठीक है ना, लेकिन जो मूल अधिकार होता है ये सरकार के अधिकारों को घटाने का काम करती है या सरकार के अधिकारों को सीमित करने का काम किया करता है मूल अधिकार। और यही दोनों में अंतर है, दोनों अंतर बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, ठीक है ना, और आ रहा होगा। चलिए अब यहां पे खत्म होता है आपका मौलिक अधिकार, अब शुरू होता है मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। दोस्तों जो संविधान का जो मूल संविधान है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन में 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के तहत जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है ना। और जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, इसको शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है ना, जो 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है ना। और दोस्तों इसे भाग 4 का व अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। और दोस्तों ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य दोस्तों रशिया से लिया गया है, रशिया से अंगीकृत किया गया है। याद रखना, हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है ये रशिया के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों वर्तमान में अनुच्छेद 51 क्या के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, याद रखना, ठीक है ना। जब शुरू में पहले देखो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं दिया गया है, उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यह मौलिक कर्तव्य रशिया से लिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है। और जब जोड़ा गया था तब कितनी थी? तब 10 था, याद रखना, ठीक है ना। दोस्तों 11वें मौलिक कर्तव्य को 51 का यानी 51A अनुच्छेद के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत यह जोड़ा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य, याद रखना, ठीक है ना। और दोस्तों अनुच्छेद 51 का के तहत प्रत्येक भारतीयों को या प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो अपने देश के संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों का पालन करे, उसके संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का पालन करे, ठीक है ना। दूसरा मौलिक कर्तव्य होगा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे, ठीक है ना। और तीसरा क्या है मौलिक कर्तव्य? तीसरा है भारत की एकता, प्रभुता व अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा मौलिक कर्तव्य हमारा कि देश की रक्षा करे व आह्वान किए जाने पर देश की या फिर राष्ट्र की सेवा भी करे। पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता व मातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा व क्षेत्र या वर्ग के आधार पर ना हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां मौलिक कर्तव्य हमारा कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का मध्य समझे और उसका परिसंचरण करे या फिर परिरक्षण करे, ठीक है ना। सातवां मौलिक कर्तव्य हमारा कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव है, इसकी रक्षा करें और इसका संवर्धन करें, कंजर्वेशन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखें। वहीं आठवां मौलिक कर्तव्य हमारा कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व जनजीवन की सुधार की भावना का विकास करें। और नौवां कहता है हमारा कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। वहीं 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, यानी कि निरंतर प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़े। ये थे दोस्तों कुल 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता
और प्रतिपाल्य यानी कि जो गार्जियन है उसके, ठीक है ना, या फिर जो उसके संरक्षक हैं, ठीक है ना, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान कराएं। यानी 6 से 14 वर्ष के आयु के जो भी बच्चे हैं उनको उनके माता पिता या उनके अभिभावक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह 11वां मौलिक कर्तव्य के तहत जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया था? संविधान 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 का में इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। उम्मीद करता हूं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में आज फिट हो गया होगा। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भेज दी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका कोई अन्य सवाल, क्वायरी या फिर कुछ डाउट्स है आपका, तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, आप लोगों के डिस्कशन, आप लोगों के डाउट्स, ठीक है ना, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी दी जाती है। जितनी चीजें व्हाट्सएप पे आपको मिलेगी उतनी चीजें टेलीग्राम पे भी मिलेगी, यानी कि दोनों ही जगह पे सेम चीजें दी जाती है। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन जानने सीखने को मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ, ताकि हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। कोई अन्य सवाल, कोई अन्य डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको सारे सवालों के जवाब दे दी जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं शाम को 8 बजे वाले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।